हेलो ऑल, मयूरी हियर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने अभी आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने आज रुदरफोर्ड का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं कि उनका कंक्लूजन उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, जिससे उन्हें ये पता चला कि जो पॉजिटिव रीजन है एटम का वो सेंटर में है और बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और जो एटम और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में बाजू में आजू बाजू चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। लेकिन उनका एक जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि जब एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो उसका एक एक्सेलरेशन होता है। मीन्स अभी इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहा है तो इट हैज़ टू रेडिएट सम एनर्जी और वो रेडिएट कर, लेकिन इधर क्या होगा, जब एनर्जी वो रेडिएट करेगा तो जैसे जैसे एनर्जी कम होता जाएगा न्यूक्लियस के पास आएगा। अभी ये तो कुछ मेंशन नहीं किया था रुदरफोर्ड ने। फिर दूसरा क्या था कि जो ऑर्बिट का वो अभी इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, लेकिन वो ऑर्बिट का क्या एनर्जी लेवल है, किस एनर्जी कैसे वो रिवॉल्व कर रहा है, ये भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, ये भी उन्होंने स्टेट नहीं किया था। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक्स था रुदरफोर्ड का। अभी ये ड्रॉबैक है अभी क्लियर होगा, जो कि नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम में। अभी हम जो अभी हम जो पढ़ते आए हैं, जो एक बेसिक चीज़ है, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि जब एक वाइट लाइट पास होता है प्रिज्म से, द लाइट अपीयर्स इन सेवन डिफरेंट कलर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्पर्शन। अभी यही एक्सपेरिमेंट को लेके नील बोर ने साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने एक हाइड्रोजन गैस को पास किया। मतलब वाइट लाइट वाज पास्ड थ्रू अ हाइड्रोजन गैस। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, वही सेम प्रिज्म से हाइड्रोजन गैस के साथ जो वाइट लाइट है उसे पास किया। अभी जब पास करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन था, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ब्लैक लाइन्स वर सीन इन बिटवीन द विब्योर कलर्स। मीन्स ये जो रेनबो कलर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनके बीचों बीच में कुछ ब्लैक लाइन्स या ब्लैक बैंड्स भी बोल सकते हैं, ये कुछ ऑब्जर्व किया था। अभी ये क्यों अपीयर हुआ, ये हम अभी आगे देखते हैं कि ब्लैक लाइन्स अपीयर क्यों हुआ था। देखिए, अभी ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हुआ था। अभी उसमें से अक्सर हमको क्या दिखाई देता है, ये है विजिबल रेंज। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाहर के भी रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव रेडिएशन है वो एग्जिस्ट करता है। ये वॉयलेट के बाजू में जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट है, और यहाँ रेड के बाजू में उसे इंफ्रा रेड बोलते हैं। इसे नाम भी दिया गया है लेमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्चन सीरीज, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी डार्क बैंड्स वर इवन सीन इन यूवी एंड इंफ्रारेड रीजन। अभी ये डार्क है तो हम लोग को लग रहा होगा डार्क है क्या दिखेगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी जो ब्लैक पैचेस है वहाँ पे भी अपीयर हुआ था। ये दिखता तो नहीं है पर उसका एग्जिस्टेंस है, इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन में भी वो डार्क बैंड्स, लाइंस वो अपीयर हुआ था। लेकिन इतना सा जो है ये पार्ट ये विजिबल रेंज में आता है। So when a white light is passed through a hydrogen gas,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है लेकिन उसमें समझ लो हाइड्रोजन एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स, उसका जो एक एटम है वो एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. So these electromagnetic radiations are not visible and dark patches or bands appear और लाइंस जो भी. तो देखो यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइंस दिख रहा है, अभी ये एरिया में, जो डार्क एरिया में, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये भी यहाँ पे भी डार्क पैचेस अपीयर हुआ है. ये देखो यहाँ पे डार्क पैचेस है, यहाँ पे डार्क पैचेस है, ये डार्क पैचेस अपीयर हुआ. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो स्पेसिफिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका है. अभी इसका जो वेवलेंथ यहाँ पे, ये कुछ इनके वेवलेंथ है जो कि आपको दिखेगा. अभी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ तो इधर है, और फिर इसका फ्रीक्वेंसी पता चलेगा. फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितना है वो पता चलेगा. अभी ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने जो रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब किया था, वो एनर्जी जो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एनर्जी हम अभी देखेंगे, जो कि ये जो एब्सेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो एब्सेंट है, उसका अगर हम बार ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा. वापस एक बार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि एब्सेंट है बिकॉज हाइड्रोजन एटम ने वो एब्जॉर्ब कर लिया है, वो रेडिएशन है पर्टिकुलर बैंड के इसमें एरिया में वो एब्जॉर्ब कर चुका है. तो ये जो तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, क्या पढ़ा था? एनर्जी कैसे फाइंड आउट किया. तो ये जो उसका जो एनर्जी है अगर बार ग्राफ में प्रेजेंट किया तो कुछ ऐसे दिखाई देगा. ठीक है, अभी इसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट में देखेंगे. प्रॉपर अरेंजमेंट में ऐसा दिखेगा ये देखो, और ये जो लाइंस है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4. किसका? ये ऑर्बिट का, एटम का जो ऑर्बिट है वो N1, N2, N3, N4 और उसके आगे भी पॉसिबल है. तो अभी जैसे एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी 2 में जाना है तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ये इतना एनर्जी, ये जो दिख रहा है ये इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऑर्बिट 2 में चला जाएगा. मीन्स अभी वो एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हेन हाइड्रोजन वाज पास्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या हुआ था, उतना रेडिएशन हमको गायब दिख रहा था. तो वो उतना जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया था. तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन एटम ने एब्जॉर्ब करके, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया. ठीक है, अभी सेकेंड ऑर्बिट का भी सिमिलरली ऐसा ही है. ये देखिए, ये जो एटम है, ये जो एनर्जी लेवल है ये ऑर्बिट सेकेंड का है, सेकेंड ऑर्बिट का. तो अभी यहाँ से अगर थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा? ये जो येलो कलर है इतना. और पॉसिबल भी है कि एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो फर्स्ट ऑर्बिट से
फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है। ओके, तो ये था। और बाकी का देखिए, बाकी का भी ये जो जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। सी, energy and electron revolving in a particular orbit, its energy level is represented। ये था एनर्जी लेवल जो अभी रिप्रेजेंट किया। So infinite orbit is also possible even for a hydrogen atom। Then if an electron from first orbit to second orbit will absorb that particular energy, ये हम लोगों ने पढ़ा, ये इतना पर्टिकुलर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी इससे कंक्लूजन क्या आया? दैट ओनली सर्टन ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मीन्स, अभी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का मतलब क्या? अभी ये जो ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, ऐसा नहीं कि वो अपना ही इधर और यहाँ कहीं ऑर्बिट फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं। जो प्रॉपर ऑर्बिट्स है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिसके कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उधर ही जाएगा, ना कि कोई अपना ही कुछ ऑर्बिट बनाएगा वो। जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कैसे है, प्लैनेट्स अपने अपने जगह पे ही मूव होते हैं, वैसे ओनली certain orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atoms। While revolving in a discrete orbits, the electrons don't radiate energy। जब रिवॉल्व करता है एनर्जी, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो वो कोई एनर्जी वो रिलीज नहीं करता है। जबकि हाइड्रोजन, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गया, सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन, ये था नील बोर का एक्सपेरिमेंट। वापस से एक बार देख लेते हैं। A white light was passed in the presence of hydrogen gas। Observation, white lines or bands was seen between the Vibgyor colors। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दिया, ये विजिबल रेंज है, ये तो नॉन विजिबल रेंज है। इधर भी डार्क लाइंस अपीयर होता है, बट ये एग्जिस्ट होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है। ये किसके लिए हुआ था? ये डार्क लाइंस किसके लिए, किस वजह से अपीयर हुआ था? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स, वो स्पेसिफिक रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर चुका था, और इसके लिए यहाँ पे वो डार्क लाइंस अपीयर हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब क्या पढ़ा, हम लोग को जब एनर्जी फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो ये था पर्टिकुलर फॉर्मूला। और हम लोग को जब हम वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्सेंट है, जो जिसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज एब्सेंट, उसका अगर हम लोग बार ग्राफ देखेंगे, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये किसका था? यहाँ पे जो एब्सेंट है, जो डार्क बैंड्स है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कलर किया है, जबकि वो डार्क लाइंस वाला प्रेजेंट किया है यहाँ पे। फिर हमने जब इसे प्रॉपरली देखा, प्रॉपरली अरेंजमेंट ऐसा है, तो ये सब लाइंस क्या डिनोट करता है? एनर्जी 1, एनर्जी 2, 3, 4, किसका? ऑर्बिट्स का, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स का, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो ये इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। जब सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भी जाना है, तो वही प्रोसेस है। ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट ऑर्बिट से इतना एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है।
तो ये था आज का टॉपिक. देन an electron revolving in a particular orbit, its energy level is represented. So so infinite orbit is possible even for a hydrogen atom. An electron from first orbit goes to the second orbit will absorb, वो जो particular energy है वो absorb करेगा. Electron in second orbit will absorb energy and go to the third. तो इससे कंक्लूजन क्या दिया नील बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका उनका एक जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है और वो उधर ही रिवॉल्व करता है, ना कि वो अपना कोई ऑर्बिट बनाएगा अंदर और वो उधर ही घूमेगा. और जब घूमे तो अभी हम लोग, और ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, जबकि जो हम लोग ने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन जो पर्टिकुलर रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करता है और वो और जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है. तो ये था आज का टॉपिक, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. अभी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट इसमें क्लियर पढ़ेंगे.